आज हम मगध महाजनपद काल, मौर्य वंश से गुप्त काल तक का राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी करेंगे कि आखिर ये महाजनपद काल कितना था, कौन इन पर शासन किया, मगध खास करके। तो हम बात करते हैं पहला महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल की सबसे छोटी इकाई कुल। महाजनपद काल की सबसे छोटी इकाई कुल, कुल के बाद ग्राम, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद, महाजनपद। तो महाजनपद का चर्चा हमको कहां से मिलता है? कुल कितने महाजनपद थे? तो कुल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद कहां से चर्चा मिलता है? तो बौद्ध धर्म का एक किताब है अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय से हमको पता चलता है कि कुल मिला के 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद हुआ करते थे। उसके बाद भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद अगुंतर निकाय के अनुसार, 16 महाजनपद भगवती सूत्र के अनुसार, जो जैन धर्म का ग्रंथ है। अब एक है पाणिनि का किताब। पाणिनि, एक पाणिनि का किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी से पता चलता है कि महाजनपद काल की कुल संख्या 22 थी। कहां से? 22, अष्टाध्यायी से। ये पाणिनि कौन है? तो ये पाणिनि संस्कृत और व्याकरण के पिता हैं, और व्याकरण के पिता हैं। कहा जाता है कि उस समय संस्कृत पढ़ना बहुत कठिन था, क्योंकि इसमें 30 अक्षर हुआ करते थे। 30 अक्षर पढ़ने में बहुत कठिन था। तो कहा जाता है कि पाणिनि को महादेव ने दर्शन दिया, भोलेनाथ ने दर्शन दिया, और 14 बार डमरू बजाया तो 14 अक्षर का निर्माण हुआ। तो कुल मिला के 44 हो गया, जो कि बाद में संस्कृत पढ़ने में बहुत आसान हो गया। अब देखो, इस पर महाजनपद काल पर हमको पढ़ना है मगध, क्योंकि महाजनपद में मल है, बज्जी है, तक्षशिला है, अंग है, मगध है। तो हमको सिर्फ मगध के बारे में पढ़ना है। कहा जाता है 16 महाजनपद में 14 महाजनपद राजतंत्र था। 14 महाजनपद राजतंत्र था, जबकि 2 जनपद गणतंत्र था। जबकि 2 जनपद गणतंत्र था। एक था मल और एक था बज्जी। एक था मल और एक था बज्जी। एक मल और एक बज्जी। मल की राजधानी कुशीनगर और बज्जी की राजधानी वैशाली। यही विश्व में यही 2 राजधानी मतलब महाजनपद थे जो गणतंत्र थे। गणतंत्र का मतलब जहां पे राजा अनुवांशिक ना हो, है ना, जनता के द्वारा चुना जाता। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहां पर सबसे पहला आया कौन? मगध पर कुल कितने शासक हुए? इसका आसान सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है, हसीन माशुक शाह था। हसीन माशुक शाह था, इसको याद कर लेना है। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, कौ से कर्ण वंश, और सौ से सातवाहन वंश। यानी कुल मिला के मगध पर 7 वंश शासन किया। जो पहला शासन था वो हर्यक वंश का। हर्यक वंश के पतन होने के बाद शिशुनाग आया। ये ट्रिकी मेथड से याद कर लेना है। ह से हर्यक, स से शिशुनाग, नौ से नंद, मौ से मौर्य, सौ से सुंग, कौ से कर्ण, सा से सातवाहन, था जो है साइलेंट है। हम बात करते हैं हर्यक वंश का। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। वो थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, और इसकी राजधानी कहां थी? तो राजधानी थी राजगृह। राजधानी कहां? राजगृह, है ना। बिंबिसार की राजधानी कहां थी? राजगृह। अब ये जब गद्दी पर बैठता है तो बिंबिसार के दरबार में एक जीवक रहता था, प्राचीन वैद्य। इसे फिजिशियन, डॉक्टर, प्राचीन सबसे VVI
तो ये पूछा जाता है जीवक किसके दरबार में रहते थे, तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अब देखना है कि बिंबिसार का एक पुत्र था जिसका नाम था बिंबिसार, जो है अपना जो है, थोड़ा सा इसका कहानी जान लो। बिंबिसार जो है, बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि अपना जो ये साम्राज्य का विस्तार किया, वो वैवाहिक संबंध बनाकर वो अपना साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि इसका चर्चा उल्लेख मिलता है कि इसके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, कुल मिला के 500 पत्नी हुआ करते थे बिंबिसार को। 500 पत्नी, अभी तो एक भी रखना आफत है ना। तो बिंबिसार के समय में अब ये देखना है, बिंबिसार का जो पुत्र हुआ था अजातशत्रु, अजातशत्रु बौद्ध धर्म में बताए थे। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता को हत्या कर दिया था। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर दिया था। तो अगला बात क्वेश्चन क्या बनेगा, बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक कौन बना, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु के बारे में जान लेते हैं। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि ये 2 रणनीति के लिए महत्वपूर्ण, जो इसका युद्ध नीति था वो महत्वपूर्ण था। एक था रथ मूसल और एक था महाशिला कंटक। अब देखना है कि अजातशत्रु ने देवदत्त के कहने पर अपने पिता को हत्या कर दिया था। बाद में अजातशत्रु बौद्ध धर्म अपना लिया, तब जाके 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। कहां पे, तो राजगृह में। क्वेश्चन यहां से बनता है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कौन करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। कहां करवाया था, तो राजगृह में करवाया था। उसके बाद अगला शासक बनता है अजातशत्रु के बाद उदयन। अगला शासक उदयन कुछ नहीं किया बेचारा, ये पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना किया और वो राजधानी जो इसकी राजगृह थी वो वहां से स्थानांतरित करके कहां ले आया, पाटलिपुत्र ले आया। उसके बाद इसका जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। नागदशक की हत्या करेगा कौन, शिशुनाग। नागदशक की हत्या कौन करेगा, शिशुनाग। और यहीं पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है कौन, शिशुनाग। तो याद रखना है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन, शिशुनाग। शिशुनाग के बाद अगला शासक बनता है कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। कालाशोक के शासन काल में ही दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कहां पर, तो वैशाली में। याद रखना है प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन कौन करवाया, अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति कौन करवाया, कालाशोक। कहां पर, वैशाली में। उसके बाद इसका अंतिम शासक जो है वो है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को हत्या कौन करेगा, बस अभी छोटा छोटा सा पढ़ना है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या करता है महापदम नंद। नंदीवर्धन की हत्या कौन करेगा, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी तक में जितना भी शासन था हर्यक वंश से लेकर के शिशुनाग वंश तक, ये जितना भी अभी तक शासन किया ये सब था क्षत्रिय। ये सब क्या था, क्षत्रिय। एकमात्र भारत के इतिहास में पहला शासक हुआ था जो शूद्र कास्ट का, शूद्र जाति का महापदम नंद शासक बनता है। जब ये शासक बनता है तब इसने ढोल पिटवा देता है कि जितने भी क्षत्रिय है सबको हत्या कर दो। क्योंकि ब्राह्मण ऊंचा कास्ट होता है, उसके बाद क्षत्रिय होता है जो व्यापार करता है उसे वैश्य कहते हैं। जब जो सबसे छोटा जाति का होता है उसे शूद्र कहते हैं। तो कुल मिला के ये ऋग्वेद जब पढ़ाएंगे तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि 4 वर्ण हुआ करते थे। एक ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा
शूद्र। तो ये कुल मिला के 4 हुआ करते थे। तो शूद्र कास्ट का जो महापदम नंद है ये गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद इसका उल्लेख मिलता है कि महापदम नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण इसलिए किया था, चाणक्य का एक किताब है अर्थशास्त्र, वहां से पता चलता है कलिंग 2 चीज के लिए प्रसिद्ध था। एक था हाथी और दूसरा था व्यापार के दृष्टिकोण से। जब ये कलिंग पर आक्रमण करता है, वहां से हाथी लेकर आता है, तो यहाँ का जो कलिंग का जो शासक था वो था खारवेल। वो खारवेल शासक हुआ करता था। खारवेल का उल्लेख कहां में मिलता है? तो यही हाथी गुफा अभिलेख में। कलिंग पर जब महापदम नंद ने आक्रमण किया तो खारवेल वहां का शासक था। तो खारवेल का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से हमको प्राप्त होता है। अब महापदम नंद जब गद्दी पर बैठता है, देखना हर्यक वंश के बाद नंद, शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। अब ये धनानंद बहुत क्रूर शासक था, बहुत क्रूर। बाद में इसका चर्चा करेंगे। इसी के समय में महान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत का शासक हुआ करता था धनानंद। धनानंद को हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठेगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक हुआ। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, अब मौर्य वंश। मौर्य वंश का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ये गद्दी पर बैठा इसके दरबार में। अब इसका चर्चा हमको कहां से मिलता है? तो चंद्रगुप्त का दरबार चर्चा जो हमको मिलता है वो चाणक्य का अर्थशास्त्र से मिलता है। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यवन का शासक यानी यूनान का राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। वो एक किताब लिखा जिसका नाम था इंडिका। उसके बाद मौर्य वंश का जो प्रधानमंत्री, मौर्य वंश में जो राजा का प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे चाणक्य। चाणक्य ने एक किताब लिखा जिसका नाम था अर्थशास्त्र। यहाँ से मौर्य वंश का हमका पूरा का पूरा जानकारी मिलता है और इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स भी करें। समझ में आता है कि नहीं आता है, इसका ऑब्जेक्टिव हम कल डालेंगे, अगले वीडियो में डालेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, जहां से आप लोग का क्वेश्चन बनता है। आज का क्लास फिलहाल यहीं तक, बात करेंगे हम अगले वीडियो में।